हेलो विद्यार्थियों, मैं दयावती प्राध्यापिका अर्थशास्त्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी एजुसेट ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में सरकारी बजट के बारे में पढ़ा। सरकारी बजट क्या होता है, बजट के क्या उद्देश्य होते हैं और बजट एक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। अपनी आज की इस कक्षा में हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बजट की संरचना के बारे में पढ़ें। बजट की संरचना को पढ़ने के उपरांत आप सभी जान पाएंगे कि बजट के क्या क्या घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं और बजट की प्राप्तियों के अंतर्गत हम किसे लेते हैं और बजट व्यय के अंतर्गत हम किन किन घटकों को लेते हैं। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। बजट जो कि अनुमानित होता है, जिसके अंदर जो बीता हुआ वर्ष है वो जो वर्ष हमारा चल रहा है उस विषय के बारे में जो आय और खर्च होता है उसका ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है। तो बजट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बजट प्राप्तियां और दूसरा बजट व्यय। बजट को हमने दो भागों में बांट दिया, बजट प्राप्ति और बजट व्यय। बजट प्राप्ति के अंतर्गत हम उन सभी प्राप्तियों को लेंगे, क्योंकि ये प्राप्ति है तो इसके अंतर्गत हमारी सभी प्रकार की आय शामिल है जो सरकार को विभिन्न स्रोतों से एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होती है। और बजट व्यय के अंतर्गत हम अपने उन सभी खर्चों को लिखेंगे जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो बजट हमारा दो प्रकार का, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। आगे जो बजट प्राप्ति है जिसके अंतर्गत सरकार की आय शामिल होती है एक वित्त वर्ष के दौरान, उसे हम आगे और दो भागों में बांट सकते हैं। वो भाग कौन से हैं? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। प्राप्तियों को हमने दो भागों में, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। वो प्राप्तियां जिनकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि इसके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं बनती, यानी कि सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती। दूसरा, जब सरकार को ये राजस्व प्राप्तियां होती हैं तो इससे उसकी परिसंपत्ति के अंदर कोई कमी नहीं आती। तो इसका हमने उदाहरण पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमारी दो चीजें आई थी राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत, पहली कर और दूसरी होती है हमारी करेतर, यानी कि करों के अलावा करेतर प्राप्ति। तो जो कर होता है उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। सरकार कर लेती है लोगों से, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है और इसके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं बनती कि कर सरकार ने लोगों से टैक्स लिया है तो बदले में सरकार लोगों को कुछ देगी। तो इसके प्रति ना तो सरकार की कोई देयता बनती और ना ही कर लगाने से सरकार की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। तो कर क्या हुआ? कर एक राजस्व प्राप्ति है। तो हमने करों की टाइप्स के बारे में और कर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा के अंदर विस्तार से पढ़ा था। आज की कक्षा में हम करेतर प्राप्तियों को पढ़ेंगे। तो करेतर प्राप्तियां किसके अंतर्गत आई? राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत, जिसके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं होती और ना ही उसकी परिसंपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी आती है। तो करेतर प्राप्तियों के अंतर्गत 6 चीजें आती हैं। वो चीजें कौन कौन सी हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। करेतर प्राप्तियों सबसे पहले आएगी फीस, लाइसेंस और परमिट। फीस, लाइसेंस, परमिट और क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत? फीस, लाइसेंस, परमिट। इसके अलावा एक होती है एस चीज। तीसरी चीज आएगी इसके अंतर्गत विशेष अंक। हम इनको बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विशेष अंक। इसके अलावा जुर्माना, जब्ती वगैरह ये भी सरकार की क्या है? करेतर आय, जुर्माना और जब्ती। और एक और चीज है इसके अलावा, वो है उपहार या अनुदान, या हम दान भी लिख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी करेतर प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। करेतर यानी कि करों के अलावा, एक तो कर हो गई हमारी, करों के अलावा
सरकार को राजस्व प्राप्ति के रूप में जहां जहां से आय प्राप्त होती है उन्हें हम करेतर प्राप्तियों के अंतर्गत गिने। तो सबसे पहली करेतर चीज क्या है हमारी? फीस, लाइसेंस और परमिट। फीस क्या होती है? फीस एक अनिवार्य भुगतान है। अगर हमें सरकार की कोई विशेष सुविधा लेनी है, कोई विशेष सेवा लेनी है, तो उसके बदले में हमें फीस देनी होती है। जैसे हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो उसके बदले जो उसकी कुछ भी फीस होती है, जैसे हम कोई रजिस्ट्री करवाते हैं मकान की, प्लॉट की, तो उसके बदले में कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो फीस हम भरती हैं। तो फीस क्या हुई? कोई विशेष सुविधा अगर हमें सरकार से लेनी है तो उसके बदले में जो हमने पेमेंट की, जो भुगतान किया, वो क्या है? फीस है। तो फीस किसी विशेष सेवा को लेने के लिए किया गया भुगतान होता है। इसके अलावा लाइसेंस और परमिट। लाइसेंस और परमिट से भी सरकार को आय प्राप्त होती है। लाइसेंस और परमिट क्या होते हैं? ये एक प्रकार की अनुमति होती है। हम सरकार से कोई काम करने की आज्ञा ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें लाइसेंस फीस या परमिट फीस भरनी पड़ती है, तब हमें लाइसेंस मिलता है, परमिट मिलता है। यानी कि एक प्रकार से सरकार के द्वारा हमें वो काम करने की अनुमति मिल गई। तो जब हम लाइसेंस बनवाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या कोई परमिट हम लेते हैं, तो उसके लिए हमें फिर जो जमा करवाना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, वो लाइसेंस और परमिट की फीस होगी। तो ये भी क्या है? करेतर प्राप्ति है, सरकार की आय का एक स्रोत है करों के अलावा। अगला स्रोत है एसचीट। एसचीट, इससे भी सरकार को करेतर आय प्राप्त होती है। एसचीट क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता, उसके पीछे उसकी संपत्ति को बरतने वाला कोई नहीं होता, तो उसकी जितनी भी संपत्ति होती है वो सरकार के खाते में चली जाती है। तो इस प्रकार से सरकार को जो आय प्राप्त होगी उसे कहेंगे हम एसचीट। तो एसचीट क्या हुई कि जो व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संपत्ति जब सरकार के खाते में चली जाती है, तो उससे जो आय प्राप्त हुई उसे हम एसचीट कहेंगे। इसके अलावा करेतर प्राप्तियों का एक और स्रोत है विशेष अंकन। विशेष अंकन क्या होता है? विशेष यानी कि स्पेशल। ये स्पेशल असेसमेंट हम इसको बोलते हैं कि सरकार ने जब कोई विशेष सुविधा देती है, तो उसके बदले वो लोगों से विशेष कुछ वसूल भी करती है। जैसे हम इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम किसी अपनी लोकल कॉलोनी के अंदर रहते हैं, तो वहां पर हमारी गलियां होती हैं, सड़कें, लाइट का जो बंदोबस्त होगा वो जो एक सेक्टर एरिया के अंतर्गत आता है उसके जैसा नहीं होता, क्योंकि जो शहर का पोश एरिया है, सेक्टर एरिया है, वहां पर सड़कें ज्यादा चौड़ी होंगी, अच्छे से बनी हुई होंगी, पानी की, बिजली की सुविधा अच्छी होगी। तो सेक्टर के अंदर जो रेट्स होंगे किराए के या जो टैक्स वगैरह लगता है वो भी वहां पर अलग होगा, विशेष होगा। तो सेक्टर के अंदर अलग किराया या ज्यादा किराया क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर विशेष सुविधाएं हैं, वहां पर पानी की सुविधा लोकल कॉलोनी की बजाय ज्यादा अच्छी है, वहां पर बिजली की सुविधा ज्यादा अच्छी है, वहां का एरिया ज्यादा खुला है, रोड जो है वो खुले हैं, अच्छे से बने हुए हैं। तो ये विशेष सुविधाओं के कारण सरकार जो विशेष वसूली करती है वो किसके अंतर्गत आएगी? विशेष अंकन के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार जो विशेष अंकन से जो आय प्राप्त होगी सरकार को, वो किसके अंतर्गत आएगी? करों के अलावा जो प्राप्ति है, और वो क्या है? हमारी राजस्व प्राप्तियां। तो हमने देखा फीस, लाइसेंस, परमिट, एसचीट और विशेष अंकन। इसके अलावा आगे जुर्माना, जब्ती। तो जुर्माना और जब्ती आप सभी आसानी से समझते हैं कि जिनके द्वारा कानून को जो तोड़ते हैं या सरकार जिनको दंडित करती है, जिनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, तो वहां से जो आय प्राप्त होगी वो, और जो दूसरे हमारे देश हैं उनसे सरकार को उपहार के रूप में या अनुदान के रूप में जो भी प्राप्त होता है, वो सभी किसके अंतर्गत आएगा? करेतर आय के अंतर्गत आएगा। और करेतर आय किसके अंतर्गत आती है? राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हमने बजट प्राप्तियों की, राजस्व प्राप्तियों को विस्तार से पढ़ा। राजस्व प्राप्तियां जिसके अंतर्गत दो चीजें आएंगी, एक करों से प्राप्त आय, दूसरी करों के अलावा प्राप्त आय। और करों के अलावा हमने 6 चीजें पढ़ी जहां से सरकार को आय की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा बजट प्राप्ति का अब दूसरा हमारा तत्व है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति जैसे हमने राजस्व प्राप्तियों के अंदर पढ़ा कि इनके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं बनती और इनसे सरकार की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति में भी कोई कमी नहीं आती। पूंजीगत प्राप्तियां इसके ठीक विपरीत हैं। तो इससे क्या होगा, पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता भी बनेगी। तो यहाँ पर देयता उत्पन्न होगी। हम कह सकते हैं कि इनसे सरकार की देयता उत्पन्न होगी। वहां पर जो राजस्व प्राप्तियां थी उनसे तो सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार ने टैक्स लिए तो टैक्स के बदले में सरकार को कुछ नहीं देना। लेकिन यहाँ पर सरकार की देयता बनेगी। दूसरी चीज, परिसंपत्तियों के अंतर्गत भी कमी आएगी। जो सरकार की परिसंपत्तियां हैं उन परिसंपत्तियों में भी कमी आएगी, जबकि जो राजस्व प्राप्तियां थी उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो परिसंपत्तियों में कमी आएगी। तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हुई हमारी? पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां हुई जिनके प्रति सरकार की देयता भी उत्पन्न होगी और जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी भी आएगी। राजस्व प्राप्तियां इसके ठीक उलट थी। राजस्व प्राप्तियों से कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई और ना ही परिसंपत्तियों में कोई कमी आई। तो पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी कौन सी हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होगी और उसे क्या होगा, परिसंपत्तियों में भी कमी आएगी। तो इसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? देयता भी उत्पन्न हो और परिसंपत्तियों में भी कमी हो। तो इसके अंतर्गत आएंगी जैसे ऋण जो होते हैं, या हम कह सकते हैं उधार, और इसके अलावा कुछ अन्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं विनिवेश। ये जो चीजें हैं इनसे जो सरकार को आय प्राप्त होगी वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएगी और उनके प्रति सरकार की देयता भी बनेगी और परिसंपत्तियों में कमी भी आएगी। कैसे? जब सरकार ऋण लेती है, किसी दूसरे देश से ऋण लेती है तो उस ऋण को चुकाना भी होता है। तो इस प्रकार क्या हुई, सरकार की देयता बनी। ठीक ऐसे ही हम किसी से उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं, एक ही बात है, तो उसके प्रति क्या बनी, सरकार की देयता बनी। और जब हम उस उधार को वापस करते हैं, देते हैं, तो इससे हमारी परिसंपत्तियों के अंदर भी कमी या वृद्धि होती है। तो ये जो हमारे ऋण, उधार और विनिवेश, ये किसके अंतर्गत आएंगे? पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएंगे। विनिवेश क्या होता है? विनिवेश निवेश के विपरीत शब्द होता है। विनिवेश यानी कि जैसे जब जो हमारे सरकारी उद्यम है, सार्वजनिक उद्यम है, अगर हम उन सरकारी उद्यमों को किसी निजी उद्यमों के यहाँ उनके शेयर्स को बेच देते हैं तो उसे हम विनिवेश कहेंगे। तो विनिवेश के अंतर्गत जिसके ऊपर पहले सरकार का नियंत्रण था, अब वो हमने निजी उद्यमों को दे दिए, तो वहां पर किसका हो गया अब नियंत्रण? निजी उद्यमियों का। तो जब सरकार इस तरह से अपने सार्वजनिक उद्यमों को, निजी उद्यमों को बेचती है, उनके शेयर देती है, तो सरकार को आय प्राप्त होती है। तो इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आएगी, क्योंकि सरकार ने अपने उद्यम निजी उद्यमों को बेच दिए हैं। और तो ये भी क्या हो गए, सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आई। तो इस प्रकार ऋण, उधार और विनिवेश, इनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है इनके प्रति और परिसंपत्तियों में कमी भी आती है। तो ये हमारे पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो बच्चों, हमने इस प्रकार बजट प्राप्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ा, राजस्व प्राप्तियां पढ़ा जिसके अंतर्गत कर और करेतर प्राप्तियां, फिर हमने पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ा जिसके अंतर्गत हम ऋण, उधार और विनिवेश को लेते हैं। ठीक ऐसे ही अब हम बजट व्यय के बारे में पढ़ेंगे। बजट व्यय यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार जहां जहां पर खर्च करती है उस खर्च का अनुमान क्या कहलाएगा? हमारा बजट व्यय। तो विद्यार्थियों, बजट व्यय के अंतर्गत सरकार की व्यय यानी कि खर्चे आए। बजट प्राप्तियों में हमने आय को गिना, तो व्यय के अंदर हम खर्च को गिने। तो खर्च भी सरकार दो प्रकार से करती है। कहाँ कहाँ पर खर्च करती है, उन खर्चों को हम बजट व्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हमने बजट प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति की, ठीक ऐसे ही बजट व्यय भी दो ही प्रकार का होगा। एक को कहेंगे हम राजस्व व्यय और दूसरे को कहेंगे हम पूंजीगत व्यय। ये अब खर्च है, पहले क्या था हमारा आय, लेकिन अब ये क्या है हमारे खर्च। सरकार ने राजस्व के ऊपर क्या खर्च किया और पूंजीगत
के ऊपर क्या खर्च किया उसे हम इसके अंतर्गत लें। तो जैसे हमने राजस्व प्राप्तियां पढ़ा जिसकी दो शर्तें थी कि सरकार की जिसके प्रति कोई देयता नहीं बनती, देनदारी नहीं बनती और परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आती, वही दो शर्तें यहाँ पर है। लेकिन फर्क क्या है कि वो हमारी प्राप्ति थी और ये हमारे खर्च है। तो ये ऐसे खर्च है, ऐसे व्यय है जिसके प्रति सरकार की कोई देयता कम नहीं होगी। तो देयता कम नहीं होगी, ऐसा खर्च देयता कम नहीं होगी। दूसरा, परिसंपत्तियों में भी कमी ना आए, परिसंपत्तियां कम न हो। तो शर्तें हमारी नहीं है, ना तो इसके प्रति कोई देयता बनती और ना ही परिसंपत्तियों में कोई कमी आती। लेकिन फर्क क्या है कि ये हमारे क्या थी, राजस्व प्राप्तियां थी, हमारी आय थी, और दूसरी चीज क्या है, हमारी वो खर्च है। तो देयता भी कम ना हो और परिसंपत्तियां कम न हो, या परिसंपत्तियों का निर्माण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, परिसंपत्तियों का निर्माण ना हो। कोई परिसंपत्ति जो है उसका कोई भी निर्माण नहीं होता। तो इसके अंतर्गत क्या है, राजस्व व्यय के अंतर्गत ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनसे ना तो सरकार की देयता कम होती, सरकार खर्च करती है और फिर देयता में कोई कमी नहीं आती, जो कि यूं बनी रहती है, और ना ही परिसंपत्तियों का कोई निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत राजस्व व्यय के अंतर्गत ऐसी परिसंपत्तियां कौन सी आएंगी, जैसे हमारी वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, तनख्वाह है लोगों की, तो वो उनको एक बार देने से कोई देनदारी कमी नहीं होती, क्योंकि वो हर महीने फिर से देने हैं। आमदनी, तनख्वाह जो सैलरी होती है, वृद्धावस्था पेंशन जो होती है, जो बेरोजगारी भत्ते वगैरह होती है, तो इनसे सरकार की देयता घटती नहीं, सरकार को बार बार देनी है। तो ये सरकार के वो खर्च है, वो व्यय है जिनसे सरकार की देयता कम नहीं होती और ना ही परिसंपत्तियों का कोई निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के ऊपर, बेरोजगारी भत्ते के ऊपर, या जो रोजगार के ऊपर लगे हुए लोग हैं उनकी सैलरी के ऊपर जो भी खर्च की जाती है वो किसके अंतर्गत आएंगे, राजस्व व्यय के अंतर्गत आएंगे। तो राजस्व व्यय वे व्यय होते हैं, वे खर्च होते हैं जिनसे ना तो सरकार की देयता घटती है और ना ही परिसंपत्तियों का किसी भी प्रकार से निर्माण होता है। दूसरा घटक बजट व्यय का पूंजीगत व्यय। पूंजीगत, हमने पूंजीगत प्राप्ति भी पढ़ा। पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि जिससे सरकार की देयता कम होगी और परिसंपत्तियों के का भी निर्माण होगा। तो उन्हें हम किसके अंतर्गत लेंगे, इसके ठीक उलट है, सरकार की क्या होगी, देयता कम होगी। तो पहली शर्त पूंजीगत व्यय की कि इससे सरकार की देयता कम होगी और परिसंपत्तियों का भी क्या होगा, परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, परिसंपत्तियों का निर्माण। तो राजस्व व्यय के उलट विपरीत पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में ऐसे कौन से व्यय हैं जिससे सरकार की देनदारी एक बार करने से कम हो जाती है और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत हम इसके भी उदाहरण देते हैं कि जिनसे सरकार की देयता कम होगी। जैसे सरकार जो ऋण देती है तो उन ऋणों को जब सरकार वापस करती है तो इससे सरकार की देनदारी घट जाती है, सरकार की देयता कम हो जाती है। तो इसके अंतर्गत हम किसे लेंगे, ऋणों की वापसी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ऋण होते हैं उन ऋणों की जो वापसी होती है, वापसी, जबकि हमने वैसे ऋणों को किसके अंदर शामिल किया था, पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर। तो ये ऋण क्या थे, ये हमने लिए थे, ये उधार हमने ली थी, सरकार ने ली थी, लेकिन यहाँ पर सरकार ने इनकी वापसी कर दी। तो जब सरकार ऋणों की वापसी कर देती है तो वो सरकार के पूंजीगत व्यय होते हैं, इससे सरकार की देयता कम होती है। और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे सरकार किसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके शेयर्स जब सरकार खरीद लेती है तो इससे सरकार का क्या होगा, सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, सरकार की संपत्ति बढ़ेगी। तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयर खरीदने से परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, तो उनके उन शेयरों की खरीद के ऊपर जो खर्च किया गया वो क्या होगा, हमारा पूंजीगत व्यय।
तो बजट व्यय के अंतर्गत हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय इन दोनों को लेंगे। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को हम जोड़ेंगे तो हमारा बजट व्यय आ जाएगा। ठीक ऐसे ही बजट प्राप्तियों के अंतर्गत अगर हम राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी प्राप्तियां आ जाएंगी। हमारी प्राप्तियां कितनी हैं, हमारे खर्च कितने हैं, व्यय कितने हैं, उसी के हिसाब से सरकार के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो बजट क्या होता है, सरकार की आमदनी कितनी है, सरकार के खर्च कितने हैं, उन सभी का एक अनुमान होता है, एक एस्टिमेट होता है और उसी के विवरण को, उसी के लेखे जोखे को हम क्या कहते हैं, सरकारी बजट कहते हैं। तो जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं वो प्राप्तियां उसकी बीते हुए वर्ष की हो सकती हैं, क्योंकि बीते हुए वर्ष के अंतर्गत उसने क्या क्या प्राप्त किया। तो जो वर्ष बीत चुका है उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में बहुत कम होता है जिक्र बजट के अंतर्गत, क्योंकि वो वर्ष वो समय बीत चुका है। अधिकतर जो फोकस होता है बजट का वो किसके ऊपर होता है, जो समय आगे आएगा, जो सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। तो सरकार कहाँ पर, किस मद पर कितना खर्च करेगी, इसके ऊपर बजट का विशेष जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बजट की संरचना के विषय में पढ़ा। बजट के अंतर्गत हमने बजट प्राप्ति और बजट व्यय एक एक घटक को हमने पूरे विस्तार से पढ़ा। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, बजट राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसके उपरांत तो विद्यार्थियों, बजट की संरचना पढ़ने के बाद अब हम बजट के प्रकारों के बारे में जानेंगे। बजट कितने प्रकार का होता है। बजट की संरचना से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा बजट कितने प्रकार का होता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारा बजट जो होता है उसके अंदर बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ये इसके दो मुख्य घटक होते हैं। बजट प्राप्तियों के अंतर्गत हम संपूर्ण प्राप्तियों को लेते हैं और बजट व्यय के अंतर्गत हम अपने सभी प्रकार के खर्चों को लेते हैं। अगर हमारी सभी प्रकार की जो बजट प्राप्तियां हैं वो हमारे बजट खर्चों के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो बजट होगा वो बजट हमारा संतुलित बजट कहलाएगा। यानी कि अगर हमारी बजट रिसिप्ट बजट एक्सपेंडिचर के इक्वल है, BR इक्वल टू BE, बजट रिसिप्ट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, तो वो बजट हमारा संतुलित बजट कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी संभव है कि बजट प्राप्तियां और बजट व्यय एक दूसरे के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बजट को असंतुलित बजट कहेंगे। जब बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो बजट हमारा असंतुलित बजट कहलाएगा। तो असंतुलित बजट जो होता है उसके अंदर हमारी दो संभावनाएं बनेगी, या तो हमारी बजट रिसिप्ट ज्यादा है या हमारी बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर हमारी बजट रिसिप्ट ज्यादा है, BR बजट रिसिप्ट BR हमारी ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर BE है, तो उस बजट को हम क्या कहेंगे, जब बजट प्राप्तियां आमदनी हमारी अधिक होगी तो वो बजट हमारा बचत का बजट कहलाएगा, क्योंकि हमारी आमदनी अधिक है, हमारे खर्चे कम है, तो ऐसे बजट को हम क्या कहेंगे, ऐसे बजट को हम बचत का बजट कहेंगे। लेकिन अगर हमारे खर्चे अधिक हैं और हमारी प्राप्तियां कम है, आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, तो ऐसा बजट हमारा कहलाएगा घाटे का बजट। तो बच्चों, हमने जाना कि बजट दो प्रकार का, एक संतुलित बजट, दूसरा असंतुलित बजट। जो असंतुलित बजट है वो भी दो प्रकार का, एक बचत का बजट और दूसरा घाटे का बजट। घाटे के बजट के अंतर्गत हमारे खर्चे अधिक होंगे हमारी आमदनी की तुलना में, हमारी प्राप्तियों की तुलना में। तो जो घाटे का बजट है उसके अंतर्गत जो घाटे आते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। घाटे जो हमारे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक घाटा होता है हमारा राजस्व घाटा, दूसरा घाटा होता है हमारा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, और जो तीसरा घाटा होगा वो होगा हमारा प्राथमिक घाटा। तो विद्यार्थियों, हमने जाना असंतुलित बजट के अंतर्गत घाटे का जो बजट होता है उसके अंतर्गत तीन प्रकार के घाटे होते हैं। पहले घाटे को क्या कहेंगे हम, राजकोषीय घाटा या रिवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं हम इसे। दूसरा घाटा हमारा राजकोषीय घाटा या इसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और जो तीसरा घाटा है हमारा प्राथमिक घाटा, जिसे हम कहते हैं यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, PD। तो ये हमारा
हमारे 3 प्रकार के घाटे हैं। सबसे पहला जो घाटा है राजस्व घाटा। ये घाटा क्या होता है? जैसा कि इसके नाम के अंतर्गत ही आता है, ये राजस्व घाटा है, रिवेन्यू डेफिसिट है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा सरकारी बजट है उसके अंदर बजट प्राप्तियां हैं और बजट व्यय। बजट प्राप्तियों के अंतर्गत भी राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां हैं। बजट व्यय के अंतर्गत भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये रिवेन्यू रिसिप्ट जो हमारा है, इन दो से संबंधित ही हमारा क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट होता है। तो रिवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा जो राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च इन्हीं का अंतर होता है। अगर हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? हमारी राजस्व घाटे की स्थिति कहलाएगी। यानी कि बजट की संरचना के अंतर्गत हमने जो राजस्व प्राप्ति पढ़ी और जो राजस्व खर्च पढ़े, उनका अंतर ही हमारा राजस्व घाटा कहलाता है। जब राजस्व एक्सपेंडिचर या राजस्व खर्चे अधिक होते हैं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? हम राजस्व घाटा कहेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। तो पहले प्रकार का जो हमारा घाटा है राजस्व घाटा, वो घाटा क्या होता है? राजस्व खर्च का अधिक होना राजस्व प्राप्तियों की तुलना में, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा राजस्व घाटा। दूसरे प्रकार का घाटा है हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा या हम इसे क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा हमारे संपूर्ण बजट के घाटे को प्रकट करता है। हमने अभी जाना कि संपूर्ण बजट की संरचना के अंतर्गत बजट प्राप्तियां हैं और बजट खर्च है। अगर हमारे सारे के सारे बजट खर्च कुल मिलाकर, जिसके अंतर्गत राजस्व व्यय भी आता है, पूंजीगत व्यय भी आता है और हमारी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां भी आता है, अगर हमारे सभी खर्चे हमारी सभी प्राप्तियों से अधिक है, तो वो स्थिति किसे शो करेगी? राजकोषीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को शो करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है, टीई यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर अधिक है हमारी टोटल रिसिप्ट से, तो उनका जो अंतर होगा वो हमारा क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट होगा। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हमारे ये सभी एक्सपेंडिचर है, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसके अंतर्गत आते हैं और प्लस इसके अंतर्गत हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी आता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल जो हमारे खर्च होंगे उसके अंतर्गत हमारे राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च वो अगर हमारे अधिक है, किसकी तुलना में? हमारी टोटल प्राप्तियों की तुलना में। तो टोटल प्राप्ति क्या है? हमारी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, जिसे हम लिखेंगे RR यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इन दोनों का जो अंतर होगा यानी कि TE माइनस TR, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, वो क्या होगा? हमारा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा हमारे संपूर्ण बजट के घाटे को प्रकट करता है। हमारे पूरे बजट की जो प्राप्तियां हैं वो अगर कम है हमारे बजट की खर्चों की तुलना में, तो वो किसे शो करेगा? राजकोषीय घाटे को। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है वो क्या दिखाता है कि भाई हमारी आमदनी कम है हमारे खर्चों की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में जो हमें उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आमदनी कम है, हमारे खर्चे अधिक हैं, तो एक तरह से जो राजकोषीय घाटा होता है वो हमारी उधार लेने की आवश्यकता को प्रकट करता है। क्योंकि हमारे खर्च अधिक है प्राप्तियों से, तो अगर हमारी प्राप्ति कम है तो हम उस जरूरत को कहां से पूरा करेंगे? हम उस जरूरत को पूरा करेंगे उधार लेकर। तो क्या कह सकते हैं हम? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो राजकोषीय घाटा होता है वो उधार लेने की आवश्यकता को प्रकट करता है। तो हमारा दूसरा घाटा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो संपूर्ण बजट के घाटे को प्रकट करता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे घाटे की। तीसरा घाटा है हमारा प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो, और जो ब्याज का भुगतान होता है उसके अंतर को प्रकट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये जो ब्याज का भुगतान, ये जो अंतर होगा ये हमारा प्राथमिक घाटा कहलाएगा।
अभी अभी हमने देखा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, हमारी उधार लेने की आवश्यकता को, जरूरत को प्रकट करता है। उस उधार लिए हुए के ऊपर हमने जो ब्याज का भुगतान किया, तो उस ब्याज भुगतान को अगर हम राजकोषीय घाटे में से माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा हमें क्या बताता है कि हमारा जो कुल घाटा था, राजकोषीय घाटा जो था, उसमें से अगर हम अपने केवल ब्याज को अगर निकाल दें तो वो हमारा प्राथमिक घाटा होगा। प्राथमिक घाटे के अंतर्गत एक और हम पढ़ते हैं शून्य प्राथमिक घाटा। तो शून्य प्राथमिक घाटा जो होता है वो क्या प्रकट करता है कि अगर हमने केवल और केवल ऋणों का भुगतान करने के लिए उधार लिया है, केवल हमारा जो घाटा है वो केवल और केवल ऋणों का भुगतान करने के लिए हमने लिया है, तो वो हमारा शून्य प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि घाटे हमारे 3 प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तो इन तीनों घाटों की डेफिनेशन, उनकी परिभाषा और किस प्रकार से हम इन घाटों को निकालते हैं, ये हमने जाना। इसके उपरांत अब हम जानेंगे कि अगर स्थिति घाटे की है तो ऐसी स्थिति से एक अर्थव्यवस्था कैसे निकले। घाटे की स्थिति है तो उस घाटे से उभरने के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमारा बजट जो है अगर वो असंतुलित है, घाटे का बजट है, तो उस बजट का सुधार करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगर स्थिति घाटे की है, अगर हमारे जो खर्च है वो अधिक है और हमारी प्राप्तियां जो बजट की है वो कम है, स्थिति घाटे की है, तो उस स्थिति से उभरने के लिए, अपने बजट को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम अपने जो हमारे खर्च थे उनको कम करें, या फिर जो हमारी बजट की प्राप्तियां हैं उन्हें हम बढ़ाएं। तो अगर बजट के अंदर घाटा है तो घाटे से उभरने के लिए सरकार 2 प्रकार से कदम उठा सकती है, या तो वो अपने खर्चों को कम करे या फिर वो अपनी आमदनी को, अपनी आय को बढ़ाए। तो सबसे पहला पॉइंट, सरकार क्या कर सकती है, अपने खर्च कम कर सकती है, अपनी व्यय कम कर सकती है। अब आप सभी को पता है कि सरकार जो खर्च करती है, सरकार के जो व्यय करने के तरीके हैं वो 2 प्रकार के कामों के ऊपर खर्च करती है। एक जो विकासात्मक कार्य है वो, और एक जो विकास के अलावा, या हम कह सकते हैं एक उत्पादक कार्यों के ऊपर, या दूसरा अनुत्पादक कार्यों के ऊपर सरकार खर्च करती है। तो अगर सरकार विकासात्मक और उत्पादक खर्चों के ऊपर अपने खर्च को कम करेगी तो इससे अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि की दर है, विकास की दर है, उसके अंदर रुकावट आएगी। तो सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति के अंतर्गत सरकार को जो अनुत्पादक या जो विकास के अलावा जो कार्य है, उन कार्यों के ऊपर जो सरकार की खर्च है, उन खर्चों में सरकार को कमी लानी। इस प्रकार से जब सरकार कम खर्च करेगी तो सरकार के एक्सपेंडिचर कम होंगे और आमदनी जो है वो बढ़ेगी। तो घाटे के बजट को ठीक करने का पहला उपाय क्या है कि सरकार अनुत्पादक या विकासेतर जो कार्य हैं उनके ऊपर अपने खर्चों में कमी लाए। दूसरा कदम सरकार क्या उठा सकती है, दूसरा सरकार अपनी प्राप्तियों को, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकती है। अब सरकार की आमदनी के साधन क्या क्या है, ये हमने पढ़ा कि सरकार कर लगाती है, या फिर करों के अलावा भी सरकार की आय के कुछ साधन हैं। तो सरकार क्या करेगी, या तो करों के अंदर वृद्धि करेगी। अब हमने करों के बारे में भी पढ़ा, टैक्स जो होते हैं, कर जो होते हैं, वो हमारे 2 प्रकार के हमने पढ़ा, मुख्यतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो प्रगतिशील कर होते हैं, यानी कि जिसका ये वो कर है जिसका धनिक वर्ग के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है और निर्धन वर्ग के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष कर देने वाली जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का एक बहुत छोटा सा भाग है। तो इस प्रकार अगर सरकार करों के अंदर वृद्धि करे तो उससे, क्योंकि वो बहुत कम जनसंख्या का भाग कर देता है, तो उससे सरकार को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और यदि सरकार अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करती है तो उसका निर्धन वर्ग के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार को इस प्रकार से सामंजस्य बनाकर चलना होगा कि सरकार की आय भी बढ़े और उसका जो निर्धन वर्ग है उसके ऊपर बुरा प्रभाव भी ना पड़े। तो सरकार का दूसरा कदम क्या बताया कि सरकार अपनी आमदनी में, अपनी आय में वृद्धि करे।
वो अपनी आमदनी में वृद्धि टैक्स लगाकर भी कर सकती है। और टैक्स के अलावा एक और साधन भी था जो हमने पढ़ा था, विनिवेश। विनिवेश यानी कि इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, जो सरकार के सार्वजनिक उद्यम होते हैं वहां से सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच देती है या निजी उद्यमों को सौंप देती है, जिससे सरकार को आमदनी प्राप्त होती है। और वर्तमान में ये ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए भी जा रहे हैं। तो बजट के घाटे को दूर करने के लिए हमने देखा कि दो प्रकार से कदम उठाए जा सकते हैं, या तो सरकार अपने खर्चों के अंदर कमी लाए या सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाए। आमदनी को बढ़ाने के अंतर्गत सरकार करों के अंदर वृद्धि कर सकती है, सरकार विनिवेश कर सकती है। इसके अलावा एक और घाटे के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था, तो विद्यार्थियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। घाटे की वित्त व्यवस्था, जब बजट घाटे की स्थिति होती है, यानी कि जब हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे बजट खर्च अधिक होते हैं बजट प्राप्तियों की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में सरकार बहुत बार नए नोट छपवाती है। केंद्रीय बैंक के द्वारा आरबीआई के माध्यम से सरकार नए नोट छपवाती है और नए नोट छपवाकर वो अपने इस घाटे को पूरा करती है। तो जब सरकार बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छपवाती है तो इस व्यवस्था को हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नए नोट छपवाकर उस घाटे को पूरा करती है। तो नए नोट छपवाना ये क्या कहलाएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था। जो घाटे की वित्त व्यवस्था है इसके बहुत सारे गुण भी हैं और बहुत सारे दोष भी हैं। गुण ये हो सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, सरकार बेरोजगारों को आमदनी दे सकती है इससे, और सरकार बहुत सारे ऐसे उत्पादक कार्यों के अंदर उसको लगा सकती है, तो जिससे लोगों की आय बढ़ेगी। सरकार जो अपना आधारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ा सकती है घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाकर। लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था इतनी अधिक उचित भी नहीं होती, क्योंकि जब घाटे की वित्त व्यवस्था बहुत अधिक मात्रा में अपनाई जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में अर्थव्यवस्था के अंदर जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो वो अपने साथ साथ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति भी लेकर आती है। कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं और इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थियों, घाटे की वित्त व्यवस्था के अपनाए जाने के गुण हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत ही दोष भी हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सोच समझकर घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। घाटे हमने पढ़े और बजट के बारे में, बजट की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी के साथ ही हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं।